हेलो और वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया जॉन, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर। तो हम लोग इसके पहले दो टेस्ट पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया एंड ऑफ मनी एंड क्रेडिट। अगर आपने नहीं करा है सॉल्व तो आप कम्युनिटी पोस्ट से एक्सेस कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको मिल गया है ना। तो वो आपको प्लेलिस्ट उसकी बन गई होगी टेस्ट पेपर की, जिसमें आपको मेरे सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। हम सारे चैप्टर के टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, मैप वर्क, सब कुछ है ना। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इन टेस्ट पेपर को एक बार सॉल्व करो, खुद से लिखने की कोशिश करो कि बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एंड ऑल्सो अब ये टाइम है कि अब आप अगर अब ये आपने एक बार चैप्टर तो सारे पढ़ लिए, अब अगर आप अपनी सेकेंड रीडिंग ले रहे हो तो कोशिश ये करो कि हर टॉपिक के साथ में, हर पैराग्राफ के साथ में खुद से ही क्वेश्चन ढूंढते रहो कि 2 नंबर का क्या बन सकता है इसमें, 3 नंबर का क्या बन सकता है, क्या पॉइंट लिखूंगा, क्या छोड़ूंगा, 5 नंबर में क्या बन जाएगा, है ना। तो आप अपनी ही एग्जाम लो और अपने ही एग्जामिनर खुद बनो। आज अपनी गलतियां निकाल लोगे, अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढ लोगे, तो कल एग्जामिनर आपकी प्रॉब्लम्स नहीं निकालेगा या आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा अप्रोच रखना अभी ये जितना टाइम बचा है इसमें। और जैसे आप ये टेस्ट पेपर आपको मिलते जा रहे हैं तो कोशिश ये करो कि खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो, है ना। खुद से आंसर पहले लिखने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या आंसर लिखूंगा। फिर जब सॉल्यूशन वीडियो आता है तो उसको चेक किया करो कि मैंने लिखा है, क्या छोड़ा है, मैम ने क्या पॉइंट बोले हैं, ये लिखना है, नहीं लिखना है, इंक्लूड करना है, और क्या एक्स्ट्रा हम लिख सकते हैं, है ना, कितने पॉइंट लिखने हैं। बेसिकली अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप उसके अंदर जैसे अगर छोटे छोटे पॉइंट बन रहे हैं तो 4 पॉइंट कर लो, बड़े बड़े पॉइंट्स बन रहे हैं या फिर 2 ही कुछ रीजंस हैं तो वो 2 पॉइंट लिख लो। 3 नंबर का है तो छोटे छोटे पॉइंट बन रहे हैं तो 6 पॉइंट्स लिख दो। अगर मेन टॉपिक या सब हेडिंग वाले पॉइंट 3 बन रहे हैं तो 3 पॉइंट लिख दो, उसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्राइब कर दो। लॉन्ग आंसर में बन रहा है तो आपको 3, 4, 5 पॉइंट जितने बन रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना ज़रूर, ठीक है। ऐसे पॉइंट लिख के खाली बस और वैसे 5 पॉइंट लिख के मत आ जाना, सिर्फ 5 नंबर वैसे नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी कर लेना, क्योंकि अराउंड 120 से अंदर अंदर आपको अपना आंसर लिखना होगा, है ना। तो कोशिश थोड़ी सी दिमाग में चीज़ों को रखोगे ना तो आंसर बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे, अपने आप शब्द आपको मिलने लगेंगे। और इन शब्द को मिलने के लिए आपको ये सारे सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। और जब आंसर खुद से बता रहे होंगे कि इसमें मैं ये आंसर लिखूंगा तो कौन कौन से शब्द यूज करने, अपने आप आपका दिमाग आपसे पूछेगा। तो अभी आपके हाथ में एनसीईआरटी रहेगी ना तो आपका दिमाग आपको ढूंढ लेगा कि अच्छा ये लिख दूं, तो आपका आंसर अच्छे से फ्रेम हो जाएगा, एग्जाम में बढ़िया से लिख पाओगे, है ना। तो अभी से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। कुछ सालों में ये ऐसा देखा गया है कि हमारे मार्केट पूरी तरीके से बदल गए हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं क्या आपको भी ऐसा लगता है, और अगर लगता है तो एक्सप्लेन करो कि क्यों लगता है ना। तो हमको हमारा अप्रोच क्या रखना है, हमेशा याद रखना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना। हिंदी में एक बार कन्वर्ट कर लोगे ना तो आपका दिमाग आपको खुद जवाब देने लगेगा। सीधे इंग्लिश से आंसर ढूंढने लगोगे तो हो सकता है पूछा क्या हो और लिख कर क्या आ जाओ, है ना। वहीं पहले इंग्लिश में पढ़ो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, क्योंकि हिंदी अपनी भाषा है ना, अपने को क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये लिखना है, ये छोड़ना है, ठीक है। हिंदी में कन्वर्ट करो। फिर अपनी एनसीईआरटी में हम लोग ढूंढते हैं ना, जैसे एग्जाम दे रहे होते हैं तब हमारी आंख कहाँ पहुंच जाती है, आंसर पढ़ते से, क्वेश्चन पढ़ते से अपनी आंख पहुंच जाती है कि कहाँ पे मिलेगा ये आंसर। तो अभी से वैसी प्रैक्टिस शुरू कर दो, है ना। अभी से ऐसा करोगे ना तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ लिखा हुआ दिखेगा आंख बंद करके, सीधे वहां पे एग्जाम में ऐसा करोगे तो एनसीईआरटी पूरी खाली दिखेगी, शब्द नहीं मिलेंगे लिखने को, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन हमको कहाँ मिलेगा, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में ही हमको इसका आंसर मिलेगा कि हमारे मार्केट्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब इसके अंदर आप क्या पॉइंट लिख सकते हो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लाइन बहुत अच्छे से लिखना कि यस, पहले उन्होंने पूछा है कि क्या आपको लगता है, तो हमको लिखना है कि हाँ, और सिर्फ येस लिख के नहीं छोड़ देना, लिखना है प्रॉपर। येस डेफिनेटली आवर मार्केट्स हैव बीन चेंज्ड इन द रिसेंट ईयर्स और हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द रिसेंट ईयर्स। फिर रीजन बताते हुए ऐसे लिख दो, वी कैन से दिस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, फिर रीजन्स नीचे लिखो। अब आप बोलोगे मैम ये तो वेरी शॉर्ट आंसर है, तो आंसर लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अब हो सकता है यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ जाए, है ना। तो आप
आपका बन जाएगा। हमने वैसे भी यहाँ पे 2 ही पॉइंट लिखे हैं या 3 पॉइंट मैंने मैक्सिमम डाले हैं, ताकि अगर शॉर्ट में भी आ जाए तो आपको पॉइंट्स मिले रेलेवेंट, और आपको लग रहा है कि हाँ इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ तो आप कर लो। बड़े को छोटा किया जा सकता है ना, बड़े आंसर को छोटा किया जा सकता है, छोटे आंसर को बड़ा नहीं किया जा सकता, मिलते नहीं हमको शब्द, है ना। तो आप अपना आंसर ये लिखो। सबसे पहले पॉइंट में तो ये डालना कि अगर हम देखें कि हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम देखें तो बहुत सारी कारें हमको, वाइड वेराइटी की कारें हमको मिलती है। वो समय गया जब हमको सिर्फ एम्बेसडर या फियाट जैसी गाड़ियाँ एक एक दो दो ही रोड पे दिखती थी, है ना। और दूसरा आप लिख सकते हो कि अब आसानी से हम लोग इंडियंस जो है वो वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं उनके सामान भी यूज़ कर पा रहे हैं, उनको भी खरीद पा रहे हैं, है ना। साथ ही साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस हमको सामानों को लेके मिलने लगी है, जो हमको पहले या फिर कुछ 20 सालों पहले हमको नहीं मिलती थी, है ना। ये पॉइंट आप लिख दो। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैव बीन सीन ऑन इंडियन रोड्स। वो समय गया, गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फियाट, ये कंपनी के नेम्स हैं ऑफ द कार, है ना। एम्बेसडर और फियाट की कारें सिर्फ इंडियन रोड पे होती थी। ऐसा समय था कि इनके अलावा और कोई भी कारें नहीं होती थी, लेकिन अब देखो आप अलग अलग कंट्री की अलग अलग कारें आपको रोड पे होते हुए दिखेगी या चलते हुए दिखेगी, है ना। हम इंडियन जो है वो काफ़ी अलग अलग तरीके के गुड्स प्रोडक्ट्स परचेस कर पा रहे हैं, जो कि बहुत दूर दूर से बने हुए होते हैं, भले वो शर्ट हो या फिर फ्रूट्स हो या जूसेस हो, सब कुछ, ठीक है। साथ में हमको वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस मिल रही है, जो कि हम आज से 20 साल पहले या 2 दशक पहले अगर हम देखें तो हमको नहीं मिलती थी। इस तरीके से हमारा मार्केट चेंज हो गया, है ना। मार्केट का ट्रांसफॉर्मेशन ही हम बता रहे हैं ना, तो ये आप पॉइंट इंक्लूड कर लो, आंसर बढ़िया बन जाएगा। कमेंट में बताते जाना मुझे कि आप आंसर ठीक से लिख पा रहे हो कि नहीं, या इस तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छे से जो भी वीडियो देख रहे हैं, भले जितने भी वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबका कमेंट दिखना चाहिए चेक्ड नहीं, रोट द आंसर एंड चेक्ड द पेपर, रोट द आंसर एंड चेक्ड द पेपर, और बता देना कि आप अपनी मिस्टेक्स निकाल पाए हो कि नहीं निकाल पाए हो। तो ऐसे लिख देना वहाँ पे, वी आर एबल टू मेक आउट आवर मिस्टेक्स एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, है ना। या फिर हम मिस्टेक्स निकाल पाए हैं, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे मैम, करके आप लिख देना अच्छे से। या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप लिख देना, मुझे समझ आएगा कि कितने बच्चों को बेनिफिटेड है ये, है ना। तो हम आने वाले में और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। पीपल हु हैव बीन बेनिफिटेड थ्रू ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। पीपल हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन कह रहा है या फिर एक लाइन कह रही है सिंपल सी, कि ऐसा लगता है कि लोगों को ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा हाँ अच्छा हुआ है लोगों के साथ में। आपको क्या लगता है क्या हुआ है? या फिर ऐसा भी आ सकता है, व्हाट हैड बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पीपल, है ना। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। अब ये हिंदी में कन्वर्ट करने को मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंग्लिश में वो भले शब्दों को कुछ भी घुमा ले, हिंदी में मतलब उसका एक ही निकलेगा, है ना। तो आप आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या लिखना है कि हाँ डेफिनेटली लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा इस चीज़ से हुआ ही है ना। पर आपको ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी है कि कुछ लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है, कुछ लोगों को फायदा नहीं हुआ। आपके दिमाग एनसीईआरटी में ढूंढेगा ना कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, है ना। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन में आपको मिलेगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको फायदा हुआ है, या जिनके पास में एजुकेशन है, जिनके पास में स्किल है, वो तो डेफिनेटली बेनिफिट हुए हैं बाय दिस ग्लोबलाइजेशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी उठानी पड़ी हैं, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि लोग बेनिफिट हुए हैं कि नहीं ग्लोबलाइजेशन से? तो अपने को 2 पॉइंट बता देने हैं कि हाँ लोग बेनिफिट हुए हैं, जिन लोगों के पास में स्किल है, एजुकेशन है, वो लोग बेनिफिट हुए हैं, जिनके पास में नहीं है वो लोग बेनिफिट नहीं हुए, ठीक। देयर आर एविडेंसेस विच इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन। नंबर 1, पीपल विथ स्किल, एजुकेशन एंड वेल्थ हैव मेड बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ में देयर आर मेनी हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट, जिनको बेनिफिट नहीं मिला, ठीक। अब ये शब्द आपको कैसे मिलेंगे? जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहीं पे आप देखोगे ना मेरा हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकला हुआ है। आपको शब्द अच्छे मिलना जरूरी है, नहीं तो हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे को समझ में तो आ रहा है पर लिखूं क्या, शब्द याद नहीं आ रहा। तो शब्द आपको तभी मिलेगा जब आपने एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ी होगी, है ना। मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहो, बन जाएगा। व्हाट आर एमएनसीज? एमएनसीज क्या होती हैं? तो एमएनसीज तो हमको पता ही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज। यहाँ पर मैं फुल फॉर्म लिखना भूल गई, आप लिख लेना। एमएनसीज आर मल्टी नेशनल, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी आप लिख सकते हो,
ठीक है, तो ये आप लिख लेना, एमएनसीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन वन और मोर नेशन। आप ऑफिस मत लिख देना कि ओन्स और कंट्रोल ऑफिस इन वन और मोर नेशन, वो तो फिनिश्ड गुड का भी ऑफिस हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनीज है जिनका प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक से ज़्यादा नेशन में चल रहा हो, है ना। मतलब यहाँ पर अगर लेदर को जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर लेस लगा रहे हैं, तो वहाँ पर नीचे सोल लगा रहे हैं, ऐसे अलग अलग जगह पर प्रोडक्शन चल रहा है, फिर बिग कहीं और ही जाके रहा है। ऐसी कंपनीज, इस तरीके से जो कंपनीज काम करती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं, है ना। ये वाला पॉइंट लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने ऑफिसेस कहाँ पे सेटअप करती है, जहाँ से इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, है ना, जहाँ पे इनको चीप लेबर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे रिसोर्सेज मिल सके। ये इसीलिए ऐसा करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एमएनसीज आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। दूसरा पॉइंट ये हो गया दीज ओन देयर प्रोडक्शन इन वन और इन मोर देन वन नेशन। तीसरा पॉइंट ये हो गया दे सेटअप देयर ऑफिसेज वहाँ पर जहाँ पर उनको चीप लेबर मिल सके और दूसरे रिसोर्सेज आसानी से मिल सके। चौथा पॉइंट ये हो गया ये सब ये इसलिए करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। समझ आया भाई, जितना सस्ते में लेबर मिलेगा, जितने सस्ते में रॉ मटेरियल मिलेगा, तो फिर प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा बचेगा ना, पैसा ज़्यादा बच जाएगा, तो उससे प्रॉफिट अर्निंग बढ़िया होगी। तो ये आपका एमएनसीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। What conditions does MNC ensure before setting up production in another country? हिंदी में कन्वर्ट करो। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि एमएनसी इंश्योर करती है या फिर पक्का करती है जब वो अपना ऑफिस सेटअप कर रही होती है किसी कंट्री में या फिर किसी दूसरी कंट्री में, है ना। तो कौन कौन सी कंडीशंस देखती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ के और समझ के आए हैं कि एमएनसी सबसे पहले तो ये देखती हैं कि उनका मार्केट से क्लोजनेस है कि नहीं। जितनी मार्केट से पास में रहेंगे या फिर ऑफिसेज जितनी मार्केट से पास में रहेंगे उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम लगेगा, है ना, तो वहाँ से पैसा बच जाएगा। दूसरा ये कि आसानी से सस्ते में स्किल लेबर और अनस्किल लेबर आसानी से मिल जाए, ठीक है, सस्ते भाव में मिल जाए। देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर बोथ एट लो कॉस्ट, तो यहाँ से भी प्रॉफिट बन जाएगा, पैसा बच जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं वो भी मिल जाए। ऐसा पता चला कि सस्ता लेबर मिल गया, आप मार्केट से भी पास में है और जो सामान चाहिए प्रोडक्शन के लिए वही नहीं मिल रहा है, तो जितने बचत यहाँ से करी वो उतनी की उतनी वहाँ जाके लग गई, ऐसा भी नहीं। ये चीज़ भी देखनी है कि आसानी से मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रहे हैं बाकी दूसरे सामान भी। साथ ही साथ में एमएनसीज जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखती हैं कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अलाउ करती हैं कि नहीं करती हैं एमएनसी को काम करने। पता चला पैसा लगा के ऑफिस सेटअप कर लिया और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो कुछ और ही कह रही है या काम ही नहीं करने दे रही हैं या फिर कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ लगा रखी है, अलग अलग लॉज लगा रखे हैं, तो ऐसे में फिर ये लोग काम नहीं करते। जहाँ पर लीनियंसी है, आसानी से काम हो जाए, वहाँ पर अपने ऑफिसेस को सेटअप करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपने लिख दिया। अब इससे इसके अलावा आप सोचो क्या लिख सकते हो इसके अंदर, यही लिखोगे ना कि एमएनसीज क्या क्या चीज़ें देखती हैं। अब आप कपड़े खरीदने के लिए क्या देखते हो, जो आपको कपड़ा कलर पसंद है, जो आपकी साइज़ का है, जो नए फैशन में चल रहा है। इसके अलावा आप क्या आंसर दोगे, है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि हमको आंसर नहीं लिखते बन रहा है, नहीं, लिखोगे ना सब बनेगा। दिमाग लिखना होगा ना तो दिमाग 10 तरीके से चलेगा और आपको कैसे तो भी करके आंसर लिखेगा। बाकायदा आपने सारी वीडियोस देखी हैं और एनसीईआरटी पढ़ी हैं तो दिमाग में होना भी चाहिए उस बारे में पता। जैसे हमको कपड़ों के लिए, फैशन के लिए क्या कब पता होता है, जब हम टीवी देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, दूसरों से मिलने जाते हैं, तब हमारी आंखें अलग अलग फैशन देखती है, फिर हम खरीदने जाते हैं तो हमारा दिमाग कहता है ऐसा नहीं ऐसा ले ले। तो कब कह पाता है, जब उसने देखा हो। अब आपने किताबें देखी ना हो आपने वीडियो देखी ना हो तो फिर दिमाग भी बेचारा कहाँ से बोलेगा, है ना। तो कोशिश ये करो कि देखो, चीज़ें कवर करो, बन जाएगा अच्छे से। व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर कहा जाए तो जिसमें पैसा लगाया जाता है ऐसी चीज़ों पे जो कि आपको रिटर्न में क्या दे, प्रॉफिट दे, है ना। जैसे कि अच्छे से अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट, ऐसे सामान खरीदने में पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि आपने जो पैसा कमाया आपने क्या किया, उससे एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। तो अब ये आपने पैसा वेस्ट नहीं किया, ये आपने इन्वेस्ट किया। आप चाहो तो अगले 2 साल बाद इसको बेच सकते हो, अगले 10 सालों बाद इसको बेच सकते हो, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना। प्रॉपर्टी का पैसा हमेशा आपको बढ़ के मिलता है, कम में होके नहीं मिलता। तो ये क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि ऐसी जगह पे पैसा लगाना या ऐसी चीज़ों में पैसे को स्पेंड करना जो कि क्या हो,
जो कि मतलब एक असेट हो आपके लिए, है ना, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, कुछ भी हो गई, मशीन हो गई, दूसरे इक्विपमेंट हो गए, जो आपको प्रॉफिट अर्न करके दे, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज असेट विल अर्न प्रॉफिट। ऐसा लगता है हमको कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमको इससे रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी जगह जहां पर भी आप पैसा लगा रहे हो ना, वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलो कपड़े खरीदना इन्वेस्टमेंट है, तो नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके कपड़ों से आपको कभी प्रॉफिट मिला है, या आपको रिटर्न में उन्हीं खरीदे हुए कपड़ों ने काम करके दिया है, या पैसा कमा के दिया है, या आपको उनको बेच के पैसा मिलेगा क्या? नहीं। कपड़ों का उनको फायदा हो सकता है जिनकी कपड़ों की दुकानें हैं, है ना, वो उसको बेचेंगे तो वो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए एसेट है। ठीक, समझ आ रही है बात। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसे सामान को खरीदने में जो पैसा लगाया जाता है जो कि रिटर्न में आपको प्रॉफिट अर्न करके दे, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, कुछ मशीन हो गई, इक्विपमेंट हो गए, ऐसे सामान जो रिटर्न में आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं। अब जैसे मैंने इंडिया में ही ज़मीन खरीदी और मैंने किया, तो ये मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस है और मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर ज़मीन खरीद के अपना ऑफिस डाल रही हूँ, 4 लोगों को वहाँ पे हायर कर रही हूँ, मशीन खरीद रही हूँ, तो मैं ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रही हूँ, फॉरेन में। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड बाय MNCs, जो MNCs इन्वेस्टमेंट करती हैं वो क्या कहलाती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। कि मेरी अच्छी कंपनी है, अब मैंने वहाँ पे अलग अलग जगह पे प्रोडक्शन सेटअप कर लिया, वहाँ पे मैं सामान खरीद रही हूँ, लोगों को हायर कर रही हूँ, उनको पैसा दे रही हूँ, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। समझ आई बात? क्या लिखोगे इसके अलावा, और कुछ है ही नहीं लिखने को, है ना, तो आंसर बन जाएगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MNCs सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। द बेनिफिट ऑफ लोकल कंपनीज ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये एक लाइन ही उठाई गई है, NCERT में से उठाई है मैंने, है ना। तो यहाँ पे कह रही है कि MNCs जब कंट्रीज में अपना काम सेटअप करती हैं तो वो लोकल कंपनीज के साथ में कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करती हैं। तो ये जो लोकल कंपनीज है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती है। अब ये लोकल कंपनी और लोकल कंपनी नहीं है, लोकल कंपनी मतलब उस एरिया में जमी जमाई जो कंपनी है। जैसे कि आप मान लो कि कोई सी फॉरेन MNCs इंडिया में आती है किसी भी फील्ड में, कपड़ों के बिजनेस में या किसी में भी, है ना। अब वो मान लो उज्जैन में अपना काम सेटअप करती है और उज्जैन में एक कोई सी कंपनी अच्छी है जो कि कपड़ों के नाम को लेकर फेमस है काफ़ी ज़्यादा, तो वो MNC क्या करेगी, मेरे साथ में या फिर उस जो भी कपड़े का जो ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसके साथ में कोलैबोरेट कर लेगी। तो ये कंपनी क्या कहलाएगी, लोकल कंपनी। लोकल मतलब ऐसे हल्की फुल्की कंपनी नहीं, लोकल मतलब ये यहाँ की लोकेलिटी, इस लोकेलिटी की कंपनी है, इसलिए लोकल कहा जाता है, ठीक है। लोकल से ऐसे भी समझते हैं कि ऐसी हल्की फुल्की होगी, ऐसा नहीं है। लोकल मतलब लोकेलिटी की कंपनी के साथ में वो लोग कोलैबोरेट कर लेते हैं या फिर उनके साथ में मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, तो ऐसा हमको पढ़ाया गया है कि इसके 2 बेनिफिट है। तो हमको क्या करना है, इस आंसर में उन 2 बेनिफिट्स को लिखना है। अब इस क्वेश्चन को पूछने का कुछ और भी तरीका हो सकता है, लेकिन आपको लिखना यही है, कुल मिला के इसमें ये बताना है कि जब बाहर से आई हुई MNC किसी लोकल कंपनी के साथ में जॉइंट प्रोडक्शन कर लेती है तो उससे उस लोकल कंपनी को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये आपको कुल मिला के इसमें बताना है। जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे, जो भी हिंदी में कन्वर्ट करे हुआ ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको लगे तो आंसर लिख देना जो मैं बता रही हूँ। पहला बेनिफिट जो उनको मिलता है वो ये मिलता है कि जो बाहर की कंपनीज आती है वो अपने साथ में वहाँ की टेक्नोलॉजी लेके आती है ना। हमारे यहाँ पे जो है वो तो हमारी टेक्नोलॉजी, लेकिन बाहर की टेक्नोलॉजी लेके आएगी तो अच्छा ऐसे भी काम कर सकते हैं, तो हमको फ़ायदा मिलेगा, लोकल कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये कि वो जब आती हैं यहाँ पर तो अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करती है, क्योंकि उनके पास में बहुत पैसा होता है। जैसे लोकल कंपनी है वो तो इसी लोकेलिटी में फैली हुई है, लेकिन जो MNC आ रही है वो तो ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन बहुत सही जगह पर फैला हुआ ही है ना, तो उनके पास में बहुत पैसा होता है। इवन जितना बजट एक डेवलपिंग कंट्री का होता है ना, उससे ज़्यादा पैसा MNCs के पास में देखने को मिलता है ना। तो वो इतना पैसा जब उनके पास में होता है ना, तो वो अलग अलग सामान खरीदने में, नए नए इक्विपमेंट खरीदने में भी पैसे को लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। तो लोकल कंपनी का फ़ायदा तो होना ही है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान मिल जाएगा काम करने के लिए। ठीक, तो पहले लाइन ये वाली लिखनी है कि बेनिफिट ऑफ लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन, जहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि MNC ने खरीद लिया उसको, जॉइंटली वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हाथ मिला के कि हाँ आप और हम एक, ठीक है भाई भाई, ठीक है। तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। द बेनिफिट ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड इन सच अ वे। पहला तो ये कि MNCs जो है वो मनी प्रोवाइड करती है ताकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो सके, जैसे कि नई मशीन बाय करना, तो और जिससे कि प्रोडक्शन फास्टर हो जाए। दूसरा ये कि MNCs अपने साथ में नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेके आती है फॉर प्रोडक्शन, तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है लोकल कंपनीज को। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताना, यहाँ पे आपको सिर्फ डेफिनेशन बतानी है, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है और लिबरलाइजेशन की बतानी है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी मैंने आपको समझाया था कि ग्लोबलाइजेशन में हमको कौन सा शब्द दिख रहा है, ग्लोब। ग्लोब के ऊपर क्या होती है, अलग अलग कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज। तो जब वो एक दूसरे से जुड़ने लगती है, अपना सामान शेयर करने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ाने लगती है एक जगह से दूसरी जगह पर, सब कुछ एकदम मिलजुल के होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, ग्लोबलाइजेशन कहलाई जाती है। इसका ये जो है किस कारण से होती है, तो ये ग्लोबलाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है और फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट होने लगता है, यानी कि जुड़ने लगता है, और मार्केट भी जुड़ने लगते हैं अक्रॉस कंट्रीज, और इसकी मदद से ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ये आप पॉइंट दोनों इंक्लूड कर सकते हो, या चाहो तो एक सिंगल लाइन भी लिख सकते हो। दो, जैसे वेरी शॉर्ट है और दो चीज़ों के बारे में पूछा है, तो एक नंबर की ये होगी और एक नंबर का ये होगा, तो एक नंबर में जितना लग रहा है लिख दो, एक नंबर में। मैंने ज़्यादा पॉइंट इसलिए लिखे ताकि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग में रहेगा, वहाँ पे अगर भूल गए कोई पॉइंट तो दूसरा पॉइंट याद आ जाएगा, तो आंसर कवर हो जाएगा, है ना, कुछ भूलोगे नहीं। अब सिर्फ एक ही लाइन बताऊंगी, पता चला वहाँ जाके एक लाइन भूल गए तो क्या लिखोगे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट्स अपने दिमाग में रख सकते हो। लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो भी बैरियर लगाए हुए हैं या रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं उसको हटा देना, लिबरल कर देना, यानी कि फ्री कर देना, है ना। तो पहली डेफिनेशन तो ये लिख दो, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड। ट्रेड के ऊपर जो भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन या बैरियर लगाए हुए हैं उसको क्या कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, गुड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो पाते हैं, है ना, और जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज सेटअप कर पाती है इन द कंट्रीज, तो ग्लोबलाइजेशन और अच्छे से हो जाता है। ठीक, समझ में आया। तो लिबरलाइजेशन लिख दो और ग्लोबलाइजेशन लिख दो। दोनों टर्म मैंने मेनली यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट होता है कि ये है क्या आखिर, है ना, समझ में आ गया, और है क्या तो लिख लो पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर कंज्यूमर। ठीक है, आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट आपको कंज्यूमर के लिए दिए हैं, प्रोड्यूसर के लिए भी दिए हैं, या फिर प्रॉब्लम्स वर्कर और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स दी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट की जब बात की है तो वो किन किन के ऊपर की है। पहला तो इम्पैक्ट कंज्यूमर के लिए बताया हुआ है, कंज्यूमर को तो बहुत फ़ायदा है भाई, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कंज्यूमर मतलब जो लोग खरीदते हैं सामान, है ना, उनको तो काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि उनको क्या है, बहुत सारी चॉइसेस मिल गई, है ना, सामान खरीदने की, उनको सस्ती चीज़ों, सस्ती प्राइस में अब सामान मिलने लगा काफ़ी हद तक, है ना, क्वालिटी बढ़ने लगी, है ना, तो कंज्यूमर का तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है। प्रोड्यूसर, अगर यहाँ पे कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर भी लिखा होता, जो कि आगे क्वेश्चन में इंक्लूड किया है मैंने अगले क्वेश्चन में, तो प्रोड्यूसर अगर पूछा जाए तो प्रोड्यूसर्स में देखना कि जो लोग जिनका काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, बहुत सारों को तो फ़ायदा है, नई जॉब्स भी मिली है, बढ़िया काम उनका चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिली है ना, और बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो इवन मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह भी इमर्ज हो गई हैं, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हुई है, तो उनके बारे में भी आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा, है ना, कि वो उन लोग का काम छिन गया, या उनके यहाँ पे काम करने के लिए अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, या जो भी काम करने वाले हैं वो सारे के सारे उधर वाले ऑफिसेज में जुड़ने लगे हैं, है ना, तो वो भी हम वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कंज्यूमर के बारे में बोला जा रहा है, तो कंज्यूमर को क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, उनकी तो मौज है। इट हैज़ बीन ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू कंज्यूमर, पर्टिकुलरली जो वेल ऑफ सेक्शन, यानी जिन लोगों के पास में पैसा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले ही है, यहाँ पर भी जिनके पास में पैसा नहीं है वो क्या ही खरीदेंगे, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, उनका तो काम चल रहा है। बाकी जो वेल ऑफ सेक्शन है, जिनके पास में पैसा है, उनकी तो बल्ले बल्ले चल रही है, बढ़िया लाइफस्टाइल उन्होंने अपनी चेंज कर रखी है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर चॉइस मिलने लगी है कंज्यूमर्स को, और वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंजॉय करने लगे हैं, लोअर प्राइसेस होने लगी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, साथ ही साथ में ये लोग अब काफ़ी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि चीज़ें काफ़ी महंगी हुआ करती थी, है ना, लेकिन अब बाहर से सामान आने लगा है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक जैसी हो जाती है।
ठीक है। एक्सप्लेन वेज थ्रू विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वेज बताने हैं जिससे कि एमएनसीज क्या करती है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो कंट्रोल कैसे करती है हम देखते हैं, हम देखते हुए आए हैं, यहाँ आपको एनसीईआरटी में भी ये चीज़ पता है, जहाँ पर हमने बात की पारक फूड और कारगिल फूड के बारे में, तो वहाँ पे हमको बहुत अच्छे से बताया गया है कि एमएनसीज जब सेटअप होने लगती हैं, कंट्री में आने लगती है, तो वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो 3 तरीके से वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पहला तो ये कि वो जॉइंट हो जाए, है ना, किसी कंपनी के साथ में, है ना, तो उससे उनका फ़ायदा हो जाएगा। जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो तो ये है कि खरीद ही लेना, जो लोकल कंपनी है, जो कॉम्पिटिटर है, उसको खरीद लो, तो उसका सारी प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाए, उसको रिटर्न में पैसा दे दो। तीसरा ये कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे देने का, है ना, जैसे कि बड़े बड़े जगह पर या बड़े बड़े वर्कर्स को खूब पैसा देना पड़ता है फिर कि उनको काम करने के लिए, वहीं स्मॉल वर्कर्स हैं या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जाकर जैसे विलेजेस में या कंट्री साइड में उनको ऑर्डर दे दो कि आपको इतना इतना काम हमारा बना के दे देना है इतने इतने समय में, तो वो बना के दे देते हैं। फिर उनके ऊपर कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ब्रांड का थप्पा लगा के बेचती हैं, है ना। तो इस तरीके से वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जिस भी कंट्री में वो जाती है। तो ये तीनों आपको क्या लिखने हैं, पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करने हैं, है ना। जैसे 3 नंबर में आ गया क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर है ना, 3 नंबर में आ गया, 3 पॉइंट तो लिखोगे। तो पहला क्या है, सेटिंग अप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ लोकल कंपनीज ऑफ दैट कंट्री, है ना। पहले तो जॉइंटली क्या कर लो, सेटअप कर लो अपना प्रोडक्शन, कि उनका भी काम हो जाए, अपना भी काम हो जाए, अपनी टेक्नोलॉजी ले आओ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा दो, बढ़िया हाथ मिला के कोलैबोरेट करके, ठीक है। दूसरा ये है कि सीधे बाय कर लो, उनको खरीद ही लो, उनको पैसा दे दो कि अब तुम्हारा कोई शेयर नहीं, हम आपको पैसा दे रहे हैं और इनका काम कर लें दो, ठीक है। तो दे क्या करते हैं, दे बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपांड प्रोडक्शन। एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, है, जिन एमएनसीज के पास बहुत पैसा होता है तो वो आसानी से बड़ी बड़ी कंपनीज को भी खरीद पाती हैं। तीसरा ये है, दे प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ में अपना ऑर्डर देती हैं, जैसे कि गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो लार्ज नंबर के स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ में होता है अराउंड द वर्ल्ड, है ना। तो जहाँ पर भी आप जिस भी क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हो कि एमएनसीज कैसे मार्केट को ऑक्यूपाई करती है या फिर एमएनसीज कैसे प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती है, तो वहाँ पर आपको क्या कर लेना है, ये पॉइंट लिख देना है, ठीक। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ प्रोडक्शन इज वाइडली डिस्पर्स्ड locations is how production in widely dispersed location is getting interlinked। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करो कि किस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो बहुत दूर दूर वाली लोकेशन पर भी अब इंटरलिंक होने लगा है। इंटरलिंक होने लगा है मतलब जुड़ने लगा है, यानी कि आपको बेसिकली इसके अंदर क्या बताना है कि किस तरह से, ये बताइए कि किस तरह से बहुत दूर दूर की लोकेशन पर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है या लिंक्ड है ना। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा कि जहाँ पे हमारा ये जो पिछला वाला ये जो सारे पॉइंट है जिसके अंदर दिया हुआ है ना, उसके लास्ट पैराग्राफ में आपको ये बात बताई हुई है ना, कि किस तरीके से प्रोडक्शन इंटरलिंक है। तो प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से इंटरलिंक है कि काफ़ी ज़्यादा लोकल कंपनीज के साथ में एमएनसीज पार्टनरशिप करने लगी है, लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए यूज़ करने लगी है, बहुत ज़्यादा क्लोज कॉम्पिटिशन होने लगा है विथ लोकल कंपनीज और उनको खरीदने वाला काम भी चलने लगा है। साथ ही साथ में एमएनसीज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रही हैं ऑन द लोकल कंपनीज। इस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो इंटरलिंक होने लगा है, क्योंकि एक बाय कर लेना, जैसे कि वहाँ पर कोई सी कंपनी है, यहाँ इंडिया में कोई सी कंपनी है, वहाँ की कंपनी ने इंडिया की कंपनी को बाय अप कर लिया या फिर खरीद लिया, तो वहाँ का प्रोडक्शन यहाँ का प्रोडक्शन इंटरलिंक हो जाएगा ना। और कैसे कैसे इंटरलिंक होगा कि यहाँ का कोई स्मॉल प्रोड्यूसर है, वहाँ की कोई कंपनी है, तो वहाँ की कंपनी ने यहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर को कोई सा प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया, तो वो लिंक हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये पॉइंट हमको इसके अंदर लिख देने हैं। ऐसे छोटा पैराग्राफ है, उसके अंदर ये पूरे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि देयर आर वेराइटी ऑफ वेज इन विच MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। इस तरीके से कौन कौन से तरीके हैं, ये जो वेज हैं वो ये वाले हैं। पहला बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप, एक तो पार्टनरशिप कर लेना हाथ मिला के कंपनी, लोकल कंपनी के साथ में। दूसरा ये है कि लोकल कंपनी को सप्लाई के लिए यूज करना। तीसरा ये है कि लोकल कंपनी को खरीद ही लेना। चौथा एक तरीके का इन्फ्लुएंस एमएनसीज काफी ज्यादा एग्जर्ट करी है ऑन द location on these distant locations, है ना। as a result production in these widely dispersed location is getting interlinked। इन सारे reasons के कारण जो widely dispersed यानी कि अलग अलग बहुत दूर दूर लोकेशन पे जो
कंपनीज है या फिर जो प्रोडक्शन है वो एक दूसरे से जुड़ा जुड़ा होने लगा है। क्लियर है, समझ में आया है ना? बताना कि ये आंसर किसी ने ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारों ने ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिए दोनों। अगर ऐसा पूछा जाए कि किस तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोल करती है या मार्केट पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है किसी कंट्री की, है ना, किस तरीके से एमएनसीज किसी दूसरी कंट्री के मार्केट को या प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो ये वो तरीके हैं, है ना। वहीं अगर ये पूछा जाए कि कैसे एमएनसीज अलग अलग डिस्टेंट लोकेशन के प्रोडक्शन को एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही हैं, तो उसमें आपको ये लिख देना है काफ़ी सिमिलर, ठीक है, लेकिन तरीका इस तरीके से होगा। यही वाले पॉइंट्स बेसिकली देखा जाए तो इसमें भी है, लेकिन आप तरीका देख लो दोनों में क्या तरीका है लिखने का, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमको बताना है तीन चीज। पहला ये कि फॉरेन ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर द प्रोड्यूसर्स, है ना। पहला एक्सप्लेन हाउ, क्या बोला है, एक्सप्लेन हाउ। तो हमको क्या एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, है ना। तो हमको क्या एक्सप्लेन करना है कि कैसे फॉरेन ट्रेड नई अपॉर्चुनिटी बना रहा है फॉर प्रोड्यूसर्स। दूसरा ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे, एक्सप्लेन करना है कि कैसे फॉरेन ट्रेड की मदद से कंज्यूमर्स को बेनिफिट हुआ है। तीसरा ये एक्सप्लेन करना है कि फॉरेन ट्रेड ने मार्केट को कनेक्ट और इंटीग्रेट करने में मदद करी है, तो कैसे मदद करी है ना। तो पहला तो हम देते हैं कि प्रोड्यूसर्स को किस तरीके से फायदा हुआ है, ये हमको समझाना है। फॉरेन ट्रेड का फायदा हुआ है ना। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट वाला जो पैराग्राफ है वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। फॉरेन ट्रेड की मदद से प्रोड्यूसर्स को काफी फायदा हुआ है। प्रोड्यूसर्स अब अपना प्रोडक्ट जो है वो काफी अलग अलग, मतलब अपने मार्केट के अलावा भी बाहर के मार्केट में सेल कर सकते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो compete इन मार्केट लोकेटेड इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अपनी कंट्री के साथ साथ में दूसरी कंट्री में भी सामान बेच सकते हैं। ऑल्सो दे कैन कम्पीट, इसमें आप और चीजें इंक्लूड कर सकते हो कि दे कैन कम्पीट विद अदर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड बाय विच देयर क्वालिटी कैन बी इंक्रीज्ड ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ऐसा आप डाल सकते हो, प्रोड्यूसर्स को इस तरीके का फायदा हुआ है। दूसरा, अगर कंज्यूमर के बेनिफिट की बात हो तो चॉइसेस जो है वो काफी हद तक इंप्रूव हो गई। अब जैसे कि ये क्या है, शॉर्ट आंसर है, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको नंबर बांट लेने कि इसमें 1 नंबर का लिखना है, इसमें 1 नंबर का लिखना है, इसमें 1 नंबर का लिखना है, ठीक है। ऐसे पता है आता है तो बहुत बहुत सारा मत लिख के आ जाना, जहां जरूरत है वहां लिखना, जहां जरूरत नहीं है वहां मत लिखना, है ना। ऐसे अपना कॉन्साइंस लगा के थोड़ा सा आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक। फॉरेन ट्रेड ने कैसे इंटीग्रेशन किया है मार्केट का, या फिर मार्केट को कैसे जोड़ने में हेल्प की है, तो मार्केट को काफी ज्यादा जोड़ने में हेल्प की है। ये मैं इवन 10th क्लास में थी तब ये वाला क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है बहुत अच्छे से, है ना। तो ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के, ये सिंगल क्वेश्चन भी उठा के पूछ सकते हैं, ये सिंगल पूछ सकते हैं, ये सिंगल पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही में तीनों इंक्लूड कर लिया ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए, है ना। तो कैसे बताना है, तो ट्रेड की ओपनिंग के कारण गुड्स जो है वो अब एक मार्केट से दूसरे मार्केट में आसानी से आ जा सकते हैं। चॉइसेस जो है वो गुड की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्राइस जो है एक जैसे गुड की वो भी सिमिलर होने लगी है, क्योंकि उस कंट्री में प्राइस मान लो बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे प्राइस कम थी। अब ये वाला सामान उस कंट्री में जाने लगा तो लोगों को दिखने लगा कि यार इस सामान की तो प्राइस कम है, कम में मिल रहा है, तो फिर वहाँ के लोग भी उसको उसी प्राइस में बेचने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि उनका सामान भी बिके। तो प्राइस अब काफ़ी ज़्यादा दोनों मार्केट में इक्वल होने लगी है। प्रोड्यूसर्स भी अब अपनी कंट्री के साथ साथ में ऐसी कंट्रीज के साथ में कॉम्पीट कर सकते हैं जो कि उनसे मीलों दूर है ना, लेकिन कंपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर्स मीलों दूर है लेकिन उनके सामान एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, है ना। तो फॉरेन ट्रेड से तो ऐसे ही होता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान का लेन देन करना, है ना, या ट्रेड करना। ठीक, समझ में आया क्या पॉइंट लिखने, बन जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है, तो ट्रेड बैरियर टैक्स या फिर टैक्स, जो इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो एक ट्रेड बैरियर का एग्जांपल है। यानी कि अगर अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री क्या कर रही है, कुछ सामान अपने यहाँ भेज रही है, तो अपनी कंट्री के लिए क्या हो गया, वो आया हुआ सामान इंपोर्ट हो गया। अब हमने क्या किया है, अपनी कंट्री के ऊपर ट्रेड बैरियर लगाया हुआ है, यानी कि अगर कोई दूसरी कंट्री अपने यहाँ सामान भेजती है तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो टैक्स ऑन ट्रेड इज अ फॉर्म ऑफ बैरियर या इज अ एग्जाम्पल ऑफ बैरियर। तो ये बैरियर की कैसे बैरियर कैसे बन रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन की तरह काम कर रहा है ना, कि फिर वो कंट्री को इतना टैक्स देना पड़ेगा तो भेजेगी नहीं, है ना, कि इतना टैक्स कौन दे। तो एक ये बैरियर की तरह काम
करता है। ट्रेड बैरियर क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। इसको बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन सेटअप करता है। गवर्नमेंट जो है वो क्यों इसको यूज करती है? ताकि वो फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज, जब अगर उनको इंक्रीज करना है तो ट्रेड बैरियर हटा दे, अगर उनको फॉरेन ट्रेड को कम करना है तो ट्रेड बैरियर लगा दे, है ना। साथ ही साथ में वो ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सा गुड आना चाहिए। मान लो उनको ऐसा लग रहा है कि चाइनीज गुड नहीं इंडिया में आने चाहिए, तो वो चाइनीज गुड के ऊपर क्या कर दे? ट्रेड बैरियर लगा दे, तो अपने आप आना बंद हो जाएंगे। उनको लग रहा है कि यूएसए का कोई सा सामान यहाँ आना चाहिए, हमको जरूरत है, तो उसके लिए ट्रेड बैरियर हटा दे, उसको आने दे, है ना। तो डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी कंट्री में कौन सा सामान वो लाना चाहते हैं, कौन सा सामान नहीं लाना चाहते। तो मैंने ये चारों पॉइंट लिख दिया, आपको वहां जाके जितना याद आ जाए इतना लिख देना, है ना। बेसिकली ट्रेड बैरियर को हमने पूरा समअप कर दिया, इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। चारों पॉइंट याद आ जाए तो चारों लिख देना, इतना तो लिखना पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, लॉन्ग आंसर पे आ गए हैं हम। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर एंड हाउ इट कैन बी डन, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को पहली बात तो फेयर करने की जरूरत ही क्यों है, और अगर करने की जरूरत है तो ये कैसे किया जा सकता है। अभी फेयर करना मतलब गोरा करना नहीं है, फेयर मतलब उसको अच्छा बनाना, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है ना कि ग्लोबलाइजेशन काफी अनफेयर मीन से भी चल रहा है। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बोला है कि सारी कंट्रीज जो है वो अपने अपने ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को हटा दे ताकि ट्रेड का फ्लो आसानी से हो सके। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने अभी भी रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, जो कि गलत है ना। अगर वो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेंगी तो फिर हम कैसे उनके यहाँ पे सामान बेच पाएंगे, और हमने तो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया तो वो तो आसानी से हमारे यहाँ सामान बेच पा रहे हैं। तो ये तो मतलब भेदभाव वाली बात हो गई ना। तो इसको और ज्यादा फेयर करने की जरूरत है। तो ये फेयर करने की क्यों जरूरत है? ये इसलिए जरूरत है क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी बन चुका है, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने लगा है लोगों के ऊपर। तो ये जितना फेयर रहेगा उतना लोगों को फायदा होगा, है ना। तो ये क्या है, इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हो? तो इसका आंसर आप पहला वाला जो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, क्यों इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन को अच्छा बनाने की, तो इसलिए जरूरत है क्योंकि अब ये एक रियलिटी है, एक सच्चाई है, ग्लोबलाइजेशन एक सच्चाई है। और ये अगर फेयर रहेगा तो इससे से ज़्यादा लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी और हर क्लास ग्रुप जो है वो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हो पाएगा। नहीं तो फिर किसी को फायदा मिलेगा, किसी को नहीं होगा। तो जो रिच है वो रिच होते जा रहे हैं, जो पुअर है वो और पुअर होते जाएंगे, है ना। तो ये पहला रीज़न बता दिया। अभी कैसे किया जा सकता है? तो इट कैन बी डन बाय, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन द कंट्री। दूसरा, लेबर लॉज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जिसको जितना पैसा दिया जाना चाहिए उसको इतना पैसा मिलना चाहिए। नहीं तो एमएनसीज यहाँ आती है, सस्ते पे लोगों को हायर करती है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लेबर है। ऐसे में वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको पैसा इतना नहीं मिलता, तो ये बेनिफिट नहीं शेयर कर पाते, है ना। तो लेबर लॉज, लेबर के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है, कितना उनको पैसा काम का मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट भी सही से करने की जरूरत है। दूसरा ये कि तीसरा ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करो। स्मॉल प्रोड्यूसर्स अभी ऐसे जो उभर रहे हैं, अभी उन्होंने अपना धंधा शुरू किया है, ऐसे में ही अगर वो कंपटीशन फेस करेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लॉज लाने की जरूरत है। साथ में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को भी लगाया जा सकता है अगर ज़रूरी हो जाए तो। जैसे चाइनीज़ टॉयज़ के ऊपर हमने शुरुआत में नहीं लगाया, आते गए उनका यहाँ पे बेच बेच के फ़ायदा होता गया और हमारे यहाँ के लोगों का नुकसान होता गया। जो कि टॉयज़ बेचते थे उन लोगों का, खरीदने वाले का तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सस्ते में सामान मिलेगा, लेकिन जो बेच रहे हैं उनको तो दिक्कत है ना। तो ऐसे में क्या है कि हमारा जो टॉय इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ गई थी ना, या फिर टॉयज़ से तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके मार्केट ही पूरा कब्जे में करने लग गए थे वो लोग, इलेक्ट्रॉनिक के सामान और दूसरे सामान। तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब शुरुआत में ही अगर वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बैरियर लगा देते तो प्रॉब्लम ही नहीं आती, है ना। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड बैरियर लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। साथ ही साथ में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी ये बातचीत करनी चाहिए कि फेयरर रूल्स लेकर आए। और ये जो डेवलप कंट्री का डोमिनेशन बना हुआ है, डेवलप कंट्री अपने हिसाब से काम करती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और लोग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन द स्ट्रगल फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर हमको कहीं भी लग रहा है आपके जान पहचान में स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, आपके जान पहचान में लोकल प्रोड्यूसर्स है, परेशानी हो रही है, कुछ लॉज नहीं इंप्लीमेंट किए जा रहे, तो लोगों को, जनता को आगे खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार बिजनेस नहीं कर रही है ना, बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपको
आपको ज़्यादा पता है कि आपकी क्या परेशानियां हैं, तो आप उसको आगे तक पहुंचाओ, अपनी बात रखो, लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे, तभी तो चीज़ें अच्छी होंगी। हम सोचेंगे कि ऐसे ही चलता है, क्या करें, बिजनेस है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अपनी जो प्रॉब्लम है वो आपको रखनी पड़ेगी, तभी सोल्यूशन निकल पाएगा, है ना। भैया मारता है मारता है मारता है मारता है, नहीं आगे बोलोगे तो वो मारते ही रहेगा ना जीवन भर। बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है, तो बोलना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया कौन से पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया और ऑन इट्स पीपल। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर या इंडिया के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है या क्या असर हुआ है, या फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है ऑन इंडिया भी पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। तो बेसिकली हमने देखा है कि कंज्यूमर के ऊपर अलग इम्पैक्ट हुआ है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर अलग इम्पैक्ट हुआ है, प्रोड्यूसर्स में भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर अलग इम्पैक्ट हुआ है, और वर्कर के ऊपर अलग इम्पैक्ट हुआ है। मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट लिखने चाहिए, इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इतना नहीं याद रख पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। देखो सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन का ट्रेड इधर उधर होना। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सामान इधर उधर होगा तो कंज्यूमर को तो फायदा ही है, जो खरीदने वाले हैं उनको तो फायदा ही है ना, क्योंकि उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, सस्ते में सामान मिल रहा है, तो कंज्यूमर तो निपट गए। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर का ऐसा है जिनके पास में पैसा है ना, जिनके पास में पैसा है तो वो आसानी से एमएनसी के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, नई जॉब्स मिल सकती हैं। जो हमारे यहाँ की बड़ी कंपनियां हैं वो तो एमएनसी की तरह ही इमर्ज होने लगी है ना, जैसे टाटा मोटर्स हैं और भी बहुत सारे, है ना, रेनबैक्सी वगैरह, मेडिसिन वगैरह में आप देखोगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो खुद मल्टीनेशनल बन गई। तो जिनके पास में पैसा है उनको फायदा है। लेकिन जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना धंधा शुरू किया है, उनको अगर ग्लोबलाइजेशन वाली स्थिति में अगर हम रख दें, या ग्लोबलाइजेशन में अगर उन्होंने अपना काम शुरू किया है, तो फिर उनका कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। जो बहुत सारे ऑलरेडी सेटअप कंपनियां हैं वो मार्केट में अपना सामान बेचेगी, तो लोग उनका सामान खरीदना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इनको थोड़ा सा नुकसान है। वहीं वर्कर्स की हम बात करें तो वर्कर्स की तो ऐसी हालत हो गई है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होने लगा है काम। लोग ऐसा देखते हैं कि सीजनल है तो सीजन के हिसाब से हायर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से पैसा देते हैं, नहीं देते हैं, तो वर्कर्स को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो इन सबको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये जो अभी हमने बात की थी ना, ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन बाद में आया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ऐसे मत देखा करो कि इतना बड़ा आंसर है, कब याद करूंगा। अरे जरूरत ही नहीं याद करने की, आपने चैप्टर समझा हुआ है तो क्या है, फिर आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो, है ना। तो आपको क्या लिखना है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे। बहुत लंबा एक रास्ता हम लोग तय करके आए हैं फॉर ग्लोबलाइजेशन। इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड वर्कर, सभी के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। देखते हैं कैसे। तो कंज्यूमर के ऊपर क्या है, कंज्यूमर का तो बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ सेक्शन का बढ़िया हो गया है, चॉइसेस ज़्यादा अच्छी मिलने लगी है, लोअर प्राइजेस हो गई है सामान की, और वो हाई स्टैंडर्ड अपनी लिविंग के कर सकते हैं, है ना। ये तो हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। ये लिख दिया, प्रोड्यूसर पे लिख दिया कि इट हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, है ना, मतलब सभी लोगों को बराबर से फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जैसे कि जॉब्स क्रिएट हो गए, अब जिनके पास में एजुकेशन है तो उनको जॉब्स क्रिएट हो गई, लोकल कंपनीज जो है वो रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने लगी, है ना, और ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हो गई, है ना, तो इनको फ़ायदा हुआ। टॉप इंडियन कंपनीज जो है वो इंक्रीज्ड कंपटीशन के साथ में उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो खुद मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह इमर्ज हो पाई हैं, है ना। कंपनीज जो कि आईटी और ऐसी सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइड करती थी उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हुई, दे वर हिट हार्ड ड्यू टू कॉम्पिटिशन, देयर बिजनेस हैज़ बीन शट अप, है ना। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा, दूसरे प्रोडक्ट जो बाहर से आ रहे हैं लोग उसको ही खरीदते गए, इनका प्रोडक्ट किसी ने खरीदा नहीं तो इनका बिजनेस ही ठप हो गया। तो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम नहीं, वही वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम रही कि ग्रोइंग कंपटीशन के कारण बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय करना पसंद करने लगे, मतलब जो सीजन के हिसाब से आ सकता है और टर्मिनेट कभी भी कर दो, ऑफर लेटर पे जो काम ना करे, है ना, डेली वेज के हिसाब से काम कर दे, तो उससे क्या रहता है, प्रोड्यूसर को फायदा रहता है, तो वो वर्कर को इस तरीके से यूज करता है। प्रोड्यूसर्स का फायदा है तो वर्कर का नुकसान है ना। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब आर नो लॉन्गर सिक्योर, उनकी जो सिक्योर जो है वो नहीं रही इनकी जॉब्स वर्कर्स की। तो ये चीज़ ये डे टू डे लाइफ मतलब 1000 बार हम पूरे चैप्टर के अंदर ना 50 बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। बस क्वेश्चन आ जाता है तो हम पता नहीं क्यों हड़बड़ा जाते हैं, देखते इतना लंबा आंसर है कब याद करेंगे, नहीं ज़रूरत है याद करने की। अच्छे से अगर पढ़ा है, अच्छे से अगर समझा है तो आपको खुद ही आपका दिमाग ही अलग अलग एस्पेक्ट ढूंढने लगेगा
कि किसके ऊपर क्या असर हुआ है। मैंने भी आप ही के साथ में पढ़ा, ईमानदारी से बता दे रही हूँ, बहुत समय हो गया था पढ़े, आप ही को पढ़ाने के लिए मैंने भी पढ़ा और मेरे को भी बनने लगे। तो क्यों बनने लगे? क्योंकि फोकस के साथ में, अब आपको पढ़ाना है तो मेरे को फोकस के साथ में पढ़ना है, तो आप भी फोकस के साथ में पढ़ोगे ना तो अपने आप आंसर बनने लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ हैज टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है। अब जहां पर ऐसे बीच में और दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं है, बता चुकी हूँ पुराने वीडियोस में भी, इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो या ये सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है, एग्जाम में यही मतलब होगा, पर यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। और भी बहुत सारे तरीके जो मेरे को याद आए वो मैंने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको आंसर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया, यानी कि अच्छा, या फिर ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में मदद की। या दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया, है ना। तो आप आंसर लिख सकते हो, दो फैक्टर्स हैं, पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई, जिसकी मदद से सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेने आने जाने में मदद मिलने लगी, है ना। दूसरा टेक्नोलॉजी में क्या है, अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑलमोस्ट सभी जगह होने लगा, वॉइस कॉल, वॉइस मैसेजेस आप आसानी से शेयर कर सकते हो। अब अच्छा आप सोचो ग्लोबलाइजेशन होता है ना, और एक प्रोडक्शन यहाँ सेटअप है, एक यहाँ सेटअप है, एक यहाँ सेटअप है। अब मान लो कि यहाँ से मेरे को कोई सी चीज़ भेजनी है या फिर कोई बात करनी है, अर्जेंट 2 मिनट का काम है, मेरे को कुछ बात करनी है, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मैं बात करूँ। तो ग्लोबलाइजेशन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। लेकिन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा मदद की ग्लोबलाइजेशन में, क्योंकि आप आसानी से 2 मिनट 4 मिनट की बात, 10 मिनट की बात भी कर सकते हो एक ही जगह पे रह के, भले वो सारे अपनी अपनी जगह पे, हम यहाँ से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, है ना। तो आसान हो गई चीज़ें, यही चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। ठीक, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। सस्ते दाम में लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं अब सामान को, तो इजी हो गया। पहले नहीं कर पाते थे तो दिक्कत आती थी, लेकिन अब जितना ज़्यादा आसान हो गया है उतना ज़्यादा होने लगा है काम। टेक्नोलॉजी इन एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब बहुत तेज़ी से चेंज होते जा रहे हैं, है ना। आप अराउंड द वर्ल्ड किसी भी बंदे को कांटेक्ट कर सकते हो और उनको इमीडिएटली उनसे कनेक्शन कर सकते हो, उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, भले वो बहुत दूर हो। इंटरनेट अब जो है वो आपको इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल या फिर वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड सेंड करने में मदद करता है एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। आपको जो महीने का रिचार्ज कराना है वो करवाना है, बाकी हर रुपये आपका पैसा नहीं लगता, है ना। तो काफ़ी आसान हो गई है इससे चीज़ें। वहीं लिबरलाइजेशन की हम बात करें तो जब से ट्रेड लिबरल हुआ है, यानी कि ट्रेड बैरियर हट गए हैं, तो आपको अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा से कम टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री में सामान भेज सकते हो, दूसरी कंट्री का सामान आपके यहाँ आ सकता है ना। तो आप कंपटीशन बढ़ेगा तो आप क्वालिटी भी बढ़ पाएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे लिबरलाइजेशन से काफ़ी मदद मिली। अराउंड 1991 बैरियर जो है वो फॉरेन ट्रेड, पहले हमने लगा रखे थे ट्रेड बैरियर, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स इनिशियली अभी डेवलप कर रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि ऐसे लेवल पे वो लोग कंपटीशन फेस करें कि वो उभर ही ना पाए, आगे बढ़ ही ना पाए, है ना। तो हमने उस समय पे लगा रखे थे ट्रेड बैरियर, लेकिन अराउंड 1991 ट्रेड बैरियर हटा दिए गए। बैरियर जो है वो फॉरेन ट्रेड पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत हद तक हटा दिए गए। प्रोड्यूसर्स अब दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर्स के साथ में compete कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है। फॉरेन कंपनीज जो है वो भी अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पे सेटअप कर सकती है, उससे जॉब्स क्रिएट होगी, लोगों को भी फ़ायदा होगा। लिबरलाइजेशन के साथ साथ में बिजनेस जो है वो भी अपने डिसीजन फ्रीली लेने लगे हैं, पहले नहीं ले पाते थे, अब उनको लगता है कि ये चीज़ लानी चाहिए, ये चीज़ बनानी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। क्लियर है? बस यही जो चीज़ें हमने समझी है ना, वही आपको डालना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना। आप सोचो ये आंसर मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करी हो आपको लग रहा होगा कि यार 4 पॉइंट लिखे हैं, क्या लिखे होंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है यही तो हम पढ़ के आए। तो बस जो आप पढ़ के आए वही आपको लिखना है ना, कुछ भी अलग से ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे और एक ग्लोबलाइजेशन पे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जब शॉर्ट नोट आए तो पॉइंट में मत लिख के आना,
ऐसा नोट पैराग्राफ जैसा लिख के आना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे आप कैसे लिख सकते हो, शुरुआत इसकी कुछ इस तरीके से करना कि ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि चाहते हैं कि ट्रेड फ्री हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, और उसको फ्री करने में मदद करते हैं। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेटअप किया गया था बाय डेवलप्ड कंट्रीज, ताकि ट्रेड के बैरियर्स जो अलग अलग कंट्री ने लगा रखे थे उसको हटा दिए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर पाए, है ना। WTO चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो है वो फ्री हो जाए, लिबरल हो जाए, है ना, एकदम बढ़िया से। लेकिन ऐसा देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्री अभी भी अपने ऊपर ट्रेड बैरियर लगा रखी ताकि वो अपने प्रोड्यूसर्स को सेफगार्ड कर सके, जो कि बिल्कुल ही गलत है। डेवलपिंग कंट्रीज ने तो अपने ट्रेड बैरियर हटा दिए, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी तक नहीं हटाए। वो आसानी से हमारे यहाँ पे ट्रेड तो कर लेते, लेकिन हमको उनके यहाँ ट्रेड नहीं करने देते, है ना, टैक्स लगा लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, जिसके ऊपर WTO को काम करना चाहिए। तो ये आपका WTO का पूरा क्या बन जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा। मैंने इतना बोला ना, आप इसको इंग्लिश में लिखोगे ना तो अच्छा लंबा खासा पैराग्राफ बन जाएगा। पढ़ के बता दूं, पढ़ देती हूँ। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट सेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कहते हैं कि कंट्रीज के बीच का ट्रेड एकदम फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए मतलब फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर फालतू का टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना। सारी कंट्रीज, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। सारी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की, उनको अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करना चाहिए। लिबरल होना मतलब फ्री मतलब लीनियंट कर देना, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को एकदम फ्री कर दे। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव पे इसको स्टार्ट किया गया था। WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. तो डेवलप कंट्री द्वारा शुरू किया गया और ये WTO क्या करता है, ऐसे रूल्स बनाता है जो कि कंट्रीज फॉलो करे ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए, और देखता भी है कि कंट्रीज फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अबाउट 160 कंट्रीज वर्ल्ड की जो है वो अभी WTO की मेंबर्स हैं, ये भी आपको लिखना है। जबकि ऐसा देखा गया, हाउएवर ऐसा देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर। डेवलप कंट्री ने ट्रेड बैरियर जो है वो रिटेन कर रखे हैं, यानी कि अडॉप्ट कर रखे हैं अभी भी, जबकि जो WTO रूल्स हैं उसने फोर्स किया है डेवलपिंग कंट्री को ट्रेड बैरियर हटा देने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। हटाना है तो फिर सभी लोगों को हटा देना चाहिए, है ना। तो ये किसका हो गया, WTO का ये। और आप ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन पे लिख सकते हो कि फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह होने लगा है, प्रोडक्शन होने लगा है। MNCs का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस बीच में, है ना। तो ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन होने लगा। लिख दूँ, पढ़ दूँ। द रिजल्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत सारे मार्केट एक दूसरे से जुड़ने लगे और इंटीग्रेशन होने लगा। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसका डेफिनेशन भी देना ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन बिठाता है या कनेक्शन बिठाता है। MNCs ने एक मेजर रोल प्ले किया है। MNCs प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंट्रीज में क्या हो रही है, शेयर हो रही है। द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड पीपल आर द वे इन विच कंट्रीज आर बीइंग कनेक्टेड। कौन कौन से वेज हैं, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल, इसकी तरह से लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये आपका ग्लोबलाइजेशन है। यही हम पढ़ के आए हैं, हजारों हजार बार लिख सकते हो आप। मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने मेरे साथ में चैप्टर पढ़े हैं, वन शॉट रिविजन भी अगर करा है ना, तो इस तरीके का आप आंसर आराम से लिख पाओगे। क्लियर है। लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सही बता रही हूँ, लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, सब कुछ बन जाएगा आसानी से, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी चीज़ों के लिए मैं हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई है, तो उसको हम लाइव सेशन जब भी होंगे ना तो उसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, या मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अपने आंसर्स चेक करना, बताना मेरे को कमेंट्स में कि आपने चेक किए हैं कि नहीं किए। ऐसे लिख देना आंसर्स, ऐसे लिख देना टेस्ट डन, आंसर्स चेक्ड, मिस्टेक्स टेकन आउट, है ना। मतलब हमने मिस्टेक्स निकाल लिए, मेरे को समझ आ जाएगा कितने लोग कर रहे हैं।
ठीक है, समझ में आ क्लियर है। बने रहिएगा इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, बढ़िया, आप देख सकते हो। इसी तरीके से फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th NTSC ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर चीज़ की तैयारी हम आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। वो कोई पैसा नहीं लेते। 2 वीडियो दिखा के, 2 चैप्टर दिखा के हम कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज आपसे नहीं लेंगे। सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप अपनी लाइफ में खूब अच्छा एक्सेल करें। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।